हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज के लेक्चर में हम करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो संकुल होते हैं, उपसहसंयोजक जो संकुल होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। तो अब उपसहसंयोजक यौगिक जो स्थायित्व है उसकी यदि हम कह सकते हैं कि क्रियाविधि देखें तो उसकी क्रियाविधि को लुईस अम्ल क्षार की भांति माना जा सकता है। ये लुईस एसिड और लुईस बेस की जो क्रियाएं होती है आपस में, उसकी भांति क्या होता है, इनमें क्रियाएं होती है। अब जो उपसहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी इसको क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट हम कौन सा कह सकते हैं, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी स्थायित्व, ऊष्मागतिकी स्थायित्व। दूसरा कहें तो हम कह सकते हैं बल गतिकी, बल गतिकी स्थायित्व। बल गतिकी स्थायित्व, जो स्थायित्व होता है वो इन दो के आधार पर समझाया जा सकता है। एक तो होता है ऊष्मागतिकी स्थायित्व और दूसरा कौन सा होता है, बल गतिकी स्थायित्व। यहाँ थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी और काइनेटिकली स्टेबिलिटी, ये दो टाइप की। अब जो ऊष्मागतिकी स्थायित्व है, ऊष्मागतिकी स्थायित्व हमें बताता है कि कंपाउंड यानी बनेगा या नहीं बनेगा, यानी अभिकारक लेंगे उससे जो संकुल है वो बनेगा या नहीं बनेगा, यानी संकुल कॉम्प्लेक्स बनेगा या नहीं बनेगा। इसकी जानकारी कौन देता है हमें, ऊष्मागतिकी स्थायित्व देता है। अब जो बलगतिकी स्थायित्व है, बलगतिकी स्थायित्व में क्या है, जो संकुल बन रहा है उसकी दर क्या है, यानी कितने समय में जो संकुल है वो बन रहा है उसके बारे में बताता है। वो हमें कौन सा बताता है, बलगतिकी स्थायित्व बताता है, यानी दर के बारे में। दर यानी किसने समय में ये कॉम्प्लेक्स या संकुल बना है वो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अपनी कौन बताता है, बलगतिकी स्थायित्व बताता है। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं किस प्रकार से संकुल अपने बनता है। अब संकुल, अब जो संकुल बनता है उसमें होता क्या है, एक तो मेटल होता है और एक क्या कह सकते हैं, लिगेंड होता है। यानी इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा प्रबल बॉन्ड होगा वो संकुल उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। यानी मेटल और लिगेंड के बीच में जितना ज्यादा स्टेबल यानी जितना ज्यादा कह सकते हैं प्रबल बंध होगा वो संकुल उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं मेटल। मेटल है, मेटल पर क्या होता है, यानी धातु उस पर आवेश होता है और पॉजिटिव आवेश होता है, तो ये इस पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव आवेश प्लस लिगेंड। लिगेंड मोस्टली क्या लेना है, नेगेटिव, ये न्यूट्रल होगा तो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव मान के चलते हैं, क्या है, हम मान लिया एक्स नेगेटिव। अब मेटल आवेश ए पॉजिटिव, लिगेंड एक्स नेगेटिव, और लिगेंड की जो संख्या है वो कितनी है, एन है। एन क्या है, संख्या है कि लिगेंड कितनी मात्रा में है उसको इंडिकेट करेगा। अब दोनों इक्विलिब्रियम अवस्था में, यानी जब उत्पाद बनेगा अपने पास, ये तो क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारक से क्या बनाना है, उत्पाद बनाना है। तो अपने को जो संकुल बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, संकुल MlNB+, यानी कोई चार्ज आ गया इस संकुल पर, उसको क्या बोल दिया हमने, जो चार्ज आया उसको क्या मान दिया, बी पॉजिटिव मान दिया। क्या मान लिया, बी पॉजिटिव।
अब हमने कहा था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो क्रिया हो रही है उसको लुईस एसिड बेस की भांति माना जा सकता है। यानी ये तो क्या है, लुईस अम्ल, और ये क्या है, लुईस क्षार, और ये क्या बन गया अपने पास, संकुल बन गया। क्या बन गया, संकुल, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ए पॉजिटिव आवेश है, एक्स नेगेटिव आवेश है और बी पॉजिटिव आवेश है। संतुलन की अवस्था में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, बी पॉजिटिव इक्वल टू किसके है, ए पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव, यानी ये दोनों इसके क्या है, बराबर है। यानी ये चार्ज जाएगा वो इन दोनों के योग के इक्वल आएगा, ये आता है, इन दोनों के बराबर है। अब मेटल और लिगेंड की क्रिया करके हमने संकुल बना लिया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्थायित्व स्थिरांक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक या नियतांक, स्थायित्व स्थिरांक या नियतांक, यानी के एस, के एस, कैस यानी स्टेबिलिटी। अब के एस निकालना है तो के एस बराबर क्या आएगा, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार निकालना है। तो इसका क्या आएगा, उत्पाद बटा अभिकारक, उत्पाद बटा अभिकारक। उत्पाद क्या है अपने पास, एम एल एन बी पॉजिटिव, ये अपॉन क्या हो गया, एम ए पॉजिटिव मल्टीप्लाई एल एक्स नेगेटिव की पावर एन, ये जो इसकी संख्या है उसकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। ये क्या आ गया अपने पास, स्थायित्व स्थिरांक आ गया। क्या आ गया, स्थायित्व स्थिरांक, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गया, स्थायित्व स्थिरांक। इसको हम क्या बोलते हैं, कि इसको स्थायित्व स्थिरांक या स्टेबिलिटी कांस्टेंट, नियतांक स्थिरांक कुछ भी बोला जा सकता है, के एस उत्पाद बटा विकारक आ गया। अब के एस का जितना मान, के एस है, इसका मान समानुपाती किसके होता है, स्थायित्व के होता है। किसके होता है, स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी के होता है, स्थायित्व किसके होता है, स्थायित्व की। यानी के एस का मान जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। के एस का मान जितना ज्यादा उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। अब देखते हैं जो स्थायित्व है इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर यानी कौन कौन से कारक है जो इफेक्ट करते हैं कि इनका स्थायित्व कितना कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होना चाहिए कि इनका स्थायित्व बढ़ जाए और क्या होना चाहिए कि इनका स्थायित्व घट जाए। तो इसको देखते हैं। तो ये बात समझ में आएगी कि हमने ये क्या लिया है, मेटल मेटल लिगेंड के साथ क्रिया कराई और ये क्या बना दिया हमने, संकुल। अब संकुल है, अब इससे हमने क्या निकाल लिया, स्थायित्व स्थिरांक, के एस का मान निकाल लिया। के एस का मान द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से निकाला तो उत्पाद बटा यह अभिकारक लिख दिया, तो ये लिख दिया, ये बटा ये क्या आ गया। अब के एस का मान जितना ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा। अब देखते हैं मेटल लिगेंड के बीच में क्या होना चाहिए कि उनके बीच में बॉन्ड है वो प्रबल बनेगा, और क्या होगा तब उसका जो बॉन्ड है वो क्या बनेगा, दुर्बल बनेगा। इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले धातुएं यानी प्रभावित करने वाले कारक में, प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक यानी जो स्थायित्व स्टेबिलिटी उसको कौन कौन से जो कारक है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धातु आयन के लिए, धातु आयन, धातु आयन के लिए अब धातु आयन कैसा होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये संकुल बनेगा, वो स्टेबल होगा। पहला कह सकते हैं आवेश, क्या होगा, आवेश, यानी जितना ज्यादा जिस आयन पर यानी धातु आयन पर
आवेश होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब आवेश समानुपाती स्थायित्व, आवेश समानुपाती स्थायित्व, ये चीज अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है कि जितना ज्यादा आवेश होगा धातु आयन पर उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा कारक आकार, आकार साइज, धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब आकार व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, स्थायित्व। आकार व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, स्थायित्व होगा। थर्ड पॉइंट कहें तो क्या कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं आयनन विभव, आयनन विभव। आयनन विभव का भी क्या संबंध होता है, समानुपाती का, यानी आयनन विभव, आयनन विभव समानुपाती क्या होगा, स्थायित्व के, क्या होगा, स्थायित्व की। यानी ये कंडीशन होती है आयनन विभव यदि दिया जाए अपने को कि इस धातु आयन का आयनन विभव इतना, इसका इतना है, या धातु आयन दे दे तो उससे अपने को ज्ञात हो कि इसका आयनन विभव कितना है, तो उससे बता सकते हैं आयनन विभव समानुपाती है, जितना ज्यादा आयनन विभव होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या इफेक्ट हो जाएगा, यानी जिस धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस विन्यास के जैसा होगा, यानी अक्रिय गैस विन्यास के जैसा होगा या उसके नजदीक होगा, तो उसका स्थायित्व भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अक्रिय गैस विन्यास समानुपाती हम कह सकते हैं किसके, स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की। यानी सीधा सीधा लिख सकते हैं इतना ही, अक्रिय गैस विन्यास के समान जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा धातु आयन का, उसके स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। यानी सुडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन का होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये मोस्टली ये चार कारक है जो धातु आयन के लिए इफेक्टिव होते हैं कि धातु आयन के पर आवेश, आकार, आयन विभव, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अन्यथा स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। अगला देखते हैं लिगेंड के लिए। लिगेंड, लिगेंड के लिए देखते हैं ये प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अब देखते हैं अगला पॉइंट लिगेंड के लिए। लिगेंड के लिए क्या क्या होगा, फर्स्ट कह सकते हैं आकार, आकार का रिलेशन वही होता है जो धातु आयन पर होता है, यानी आकार जितना छोटा होगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा आवेश, आवेश लिगेंड पर जितना ज्यादा होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
थर्ड कह सकते हैं किलेटीकरण। किलेटीकरण यानी एक तंतुक लिगेंड की अपेक्षा बहुतंतुक लिगेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं कि वलय बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, किलेट वलय बोलते हैं। यानी जिन लिगेंडों के द्वारा वलय का निर्माण होता है उनकी स्थायित्व क्या होता है उतना ही ज्यादा होता है। यानी वलय वाले क्या होंगे, स्थायी होंगे। यानी वलय जितनी ज्यादा वलय बनाएंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है उतनी ही ज्यादा। और वलय में भी कौन से, यानी 5 और 6 रिंग वाले यानी वलय वाले वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। 5 या 6 आने वाली जो रिंग होगी वो क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होती है। और पॉइंट कहें तो क्या कह सकते हैं, फोर्थ किलेटीकरण हो गया, आवेश हो गया, आकार हो गया, और हम कहें तो क्या कह सकते हैं, लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड की प्रकृति लिगेंड की प्रकृति यानी लिगेंड जितना ज्यादा प्रबल होगा, यानी प्रबल लिगेंड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। प्रबल लिगेंड स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। स्थायित्व अधिक होगा। स्थायित्व अधिक होगा। ये सारे किसके हैं, लिगेंड के लिए है कि लिगेंड का आकार, आवेश, किलेटीकरण, लिगेंड की प्रकृति, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या स्थायित्व पर, ये सारा है। अगला कह सकते हैं माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति यानी आयनिक विलायक होता है, यानी आयनिक जो विलायक होगा, आयनिक विलायक में स्थायित्व आयनिक विलायक में स्थायित्व कम होता है। ये बात आती है। ये सारे पॉइंट किसके हो गए, उपसहसंयोगी हो गए, स्टेबिलिटी के बारे में हो गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो आप कमेंट में करें। ये टॉपिक नहीं आया तो उस टॉपिक को मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाए तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर है 9828712597, इस पे भी आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं अपनी जो समस्या उसको। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।